तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ 100 लाख ऑन 1 अप्रैल 2000। इट हैज़ यूजफुल लाइफ 4 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अगर यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख या कुछ भी दिया होता 10 लाख 20 लाख, तो हम पहले क्या करते 100 से 10 माइनस करके फिर 4 ईयर से घटा देते। यहाँ पर नील दे रखा है तो यहाँ पर हम नील ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट एज फॉलो, ये दिखा रखा है कि इसने का जो है इसकी रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में 60 लाख, सेकेंड ईयर में 40 लाख, थर्ड ईयर में 28 लाख, इतने की रिकवरी हो सकती है। तो हमें देखना होता है जब इम्पेयरमेंट लॉस निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है कैरिंग अमाउंट अगर मोर देन रिकवरेबल अमाउंट है तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। इस केस में देखिए 100 लाख की थी जिस पर डिप्रिसिएशन घट जाएगा। तो अगर फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन निकलेगा 4 साल का, 4 डिवाइडेड तो 25 लाख की डिप्रिसिएशन निकल जाएगी। अब इस 25 लाख की डिप्रिसिएशन बदले घटा देंगे तो इसकी जो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 75 लाख। अब यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट 60 लाख दे रखा है तो 15 लाख का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है। तो उस केस में हमें यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कर देंगे, टू एसेट कर देंगे, तो ये हो गया 15। और इसी तरह हम डिप्रेशन की भी कर देंगे, डेबिट टू एसेट, कितना हो गया डिप्रिसिएशन आपका 25। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर आ जाइए, अब देख लीजिए सेकेंड ईयर की रिकवरेबल अमाउंट 40 है। तो जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा निकल के आया था रिकवरेबल अमाउंट, वही हमारा कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 3 साल बचा है तो 3 साल से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगा 20 लाख की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। 60 लाख की कैरिंग अमाउंट थी, इसको घटा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो कैरिंग अमाउंट और ये दो है, इसमें से जो रिकवरेबल अमाउंट है वही नेक्स्ट ईयर आपकी कैरिंग अमाउंट बन जाती है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है 60 लाख, यही आपकी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो सेकेंड ईयर की बात करें तो यहाँ पर डिप्रेशन घट जाएगा तो ये 40 की जो है इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अब देखिए रिकवरेबल अमाउंट कितना है 40 है और यहाँ पर ये 40 की कैरिंग भी है। तो अगर कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट सेम है तो आपकी कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस सेकेंड ईयर नील हो जाएगा। थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर का ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर में 28 लाख का जो है दे रखा है, ₹28 लाख दे रखा है। ये 28 लाख रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें देखना क्या है कि जो ओरिजिनल एसेट था वो कितना था। ओरिजिनल एसेट 100 लाख का था। 3 साल इस पर डिप्रिसिएशन निकालोगे 4 से डिवाइड करके 3 साल का, तो 75 लाख की डिप्रिसिएशन लग चुकी है। अगर ओरिजिनल की बात करें, अभी पुराना छोड़ दीजिए, तो इसकी जो WDV आएगी वो 25 लाख आएगी। WDV 25 लाख आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो आपका ओरिजिनल की रिकवरेबल अमाउंट WDV है वो आपकी रिकवरेबल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड ईयर में जो आया था कैरिंग अमाउंट 40 लाख। अब इस पर डिप्रेशन लगा देते हैं। 40 लाख पे 2 साल बचा है तो 20 लाख की डिप्रिसिएशन आ गया। 40 माइनस 20 की डिप्रेशन WDV जो आएगी वो 20 लाख की आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट
28 लाख है और WDV 28 है, तो 8 लाख का आपका इम्पेयरमेंट गेन आ रहा है, मतलब रिवर्सल गेन यानी रिवर्सल। अब यहाँ पे 8 लाख तक का हम रिवर्सल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास पता है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो हम माइनस कर लेंगे रिकवरेबल अमाउंट जो आएगा WDV ऑफ 20 माइनस 25, 5 लाख तक का ही जो है हम आपको रिवर्सल दे पाएंगे, रिवर्सल ऑफ एसेट।